जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने ग्रुप में ये क्वेश्चन पूछा था कि बॉडी ऑफ मास इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 6ik प्लस 8jk, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम व्हेन इट जस्ट टच द ग्राउंड। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मैंने लेट्स सपोज मैंने एक प्रोजेक्टाइल ले लिया। क्या ले लिया? प्रोजेक्टाइल ले लिया। और उस प्रोजेक्टाइल को मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से मैंने इसको लॉन्च किया। ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से आके इसी तरह हमारे पास इधर आके क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 6i प्लस 8j। ठीक है। मैंने इसको वेलोसिटी दिया, तो यहाँ पर इसको जो मैंने वेलोसिटी दी है, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है। ठीक है। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक मेरे पास इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो वर्टिकल कंपोनेंट vy है, या इसको मैं लिख सकता हूँ vj कैप। ठीक है ना, क्योंकि जे हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं y डायरेक्शन के लिए। और हमारे पास ये जो x कंपोनेंट है, इसको मैं ux भी लिख सकता हूँ और इसको मैं ui कैप भी लिख सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने इसको जो वेलोसिटी दी है, हमारे पास ये जो है ना, ये 8j कैप है। और हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये मेरे पास है 6i कैप। ठीक है। ये इसको मैंने वेलोसिटी दी है और इसको मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट किया है। ठीक है। तो जब मैं इसको प्रोजेक्ट करूँगा तो यहाँ से ये ऊपर आते जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। इस पॉइंट को नाम देते हैं समिट पॉइंट का। तो इस समिट पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होती है, मतलब इसकी वेलोसिटी कम होती है। ठीक है ना। अच्छा, अब जब इस समिट पॉइंट पे आएगी तो इसकी जो वेलोसिटी है, टोटल वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन ये होगी। और ये टोटल वेलोसिटी जो है ये Vx होगी। क्या होगी? Vx होगी। यहाँ पर Vy वेलोसिटी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो Vy वेलोसिटी है ये ज़ीरो हो रही है, Vy वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है। और यहाँ से आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर जितने Vx होगा उतना Vx यहाँ पर भी होगा, उतना Vx यहाँ पर भी होगा, उतना Vx यहाँ पर भी होगा, उतना Vx यहाँ पर भी होगा। क्योंकि Vx के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही है। क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आए तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और एक्सेलरेशन का काज जो है वो फोर्स है। तो Vx की डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, Vx की डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। तो इसका मतलब है कि ये Vx कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो Vx कंपोनेंट कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर आकर Vx है तो नीचे आता जाएगा, तो यही Vx होगा, यही Vx होगा। Vx कभी भी चेंज नहीं होगा, Vx कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर Vx 6i कैप है, तो यहाँ पर भी 6i कैप है, 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 यहाँ पर भी 6i कैप है। अब देखें, यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन यू है और यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन यू है। अब देखिए डायरेक्शन दोनों की क्या सेम है। इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पर जितना मोमेंटम होगा रिलेटेड विद एक्स कंपोनेंट, उतना मोमेंटम यहाँ पर भी होगा। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम px निकालना चाहूँ, तो मैं अगर px के अंदर जो चेंज आई मोमेंटम वो अगर मैं निकालना चाहूँ, तो मेरे पास यहाँ पर मैं लेट्स सपोज इसको मैं इनिशियल का नाम देता हूँ, यहाँ इसको मैं फाइनल का नाम देता हूँ। तो मैं लिखूँगा px फाइनल माइनस px इनिशियल। और आपको पता है कि हमारे पास px फाइनल बराबर है px इनिशियल का। ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू एक्स कंपोनेंट की वजह से कोई चेंज नहीं आ रही है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट के साथ जो वेलोसिटी है उसमें भी चेंज नहीं आ रही है और जो डायरेक्शन है उसमें भी चेंज नहीं आ रही है। जब ये इसके साथ हिट करेगा तो जितना मोमेंटम एक्स कंपोनेंट का इधर है उतना मोमेंटम इधर भी है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो चेंज है वो क्या आएगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं वाई कंपोनेंट के साथ। तो यहाँ पर देखिए, जब ये इधर आएगा तो इसका भी वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन जब ये इससे नीचे आना शुरू हो जाएगा तो इसका भी वाई कंपोनेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसका भी वाई कंपोनेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जब इसका भी वाई कंपोनेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब ये है इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में बढ़ रही है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है ना। तो हमारे पास इस वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। लेकिन हमारे पास जितनी वेलोसिटी इनिशियल मैंने इसको दिया था, वही वेलोसिटी जब ये ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगा तो वही वेलोसिटी होगी इसके साथ Vy कंपोनेंट के साथ। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास हो जाएगी 8j कैप। लेकिन हमारे पास अब अगर मैं मोमेंटम को देखूं तो यहाँ पर जो Vy है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ पर Vy की डायरेक्शन, यहाँ पर जो Vy वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन यहाँ पर जो Vy वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो मोमेंटम है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ पर जो मोमेंटम है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसका मतलब है कि मोमेंटम में चेंज आ रही है, डायरेक्शन चेंज होगी तो मोमेंटम में चेंज आ रहा है। तो सो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम में चेंज वाई के साथ आ रहा है, तो हमारे पास हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो हमारे पास
फाइनल मोमेंटम का मतलब ये कि एम वी एफ आएगा और यहाँ पर आ जाएगा एम वी आई, ठीक है। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास ये जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है कि मैं इस फाइनल मोमेंटम के साथ एक नेगेटिव साइन लूँगा, ठीक है। नेगेटिव साइन लूँगा तो ये नेगेटिव साइन लूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा एम अपनी जगह पे आ जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास 8j कैप, ठीक है ना, माइनस हमारे पास एम अपनी जगह पे हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 8j कैप। तो चेंज इन मोमेंटम जो है ये हमारे पास माइनस आ जाएगा 16, हमारे पास 8 दूनी 16 हो जाएगा 16 mj कैप। तो ये हमारे पास मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो ये हमारे पास मोमेंटम में क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास बाकी जो Vx कंपोनेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो Vx कंपोनेंट के साथ जो मोमेंटम है वही मोमेंटम है, मतलब Vx कंपोनेंट के साथ जो मोमेंटम है वो मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है और हमारे पास भी वाई कंपोनेंट के साथ जो मोमेंटम है वो मोमेंटम हमारे पास चेंज हो रहा है, ठीक है जी। तो ये इस क्वेश्चन की हिंट्स थी, ये इस क्वेश्चन की ट्रिक थी, ठीक है ना। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है वो ये है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 3 टाइम ऑफ इट्स मोमेंटम, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोमेंटम के 3 टाइम है। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के 3 गुना ज़्यादा है मोमेंटम से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर है 3 टाइम ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बराबर नहीं हो सकते क्योंकि ये तो डिफरेंट क्वांटिटी की, इनकी नेचर डिफरेंट। एक काइनेटिक एक स्केलर है, एक मोमेंटम हमारे पास वेक्टर है, और एक हमारे पास मोमेंटम जो है क्वांटिटी ऑफ मोशन है, दूसरे हमारे पास जो है ना एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमने न्यूमेरिकली एक्सक्यूज में बताया कि न्यूमेरिकली इक्वल टू, ठीक है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है mv² डिवाइडेड बाई 2 के, और ये हमारे पास 3 mv। तो यहाँ से एक एम इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से एक भी इसके v के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा v/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो मैं अगर v मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा तो v इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये कि 6 मीटर पर सेकंड जो है ना उस बॉडी की वेलोसिटी होगी। अगर एक बॉडी की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है तो उसके पास जो जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम से 3 गुना ज़्यादा होगी। वो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम से 3 गुना ज़्यादा होगी अगर एक बॉडी के पास वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड होगी। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगती है, पुल करती है एक बॉडी को 20 किलोग्राम बॉक्स को एट अ कांस्टेंट स्पीड अलॉन्ग रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.25 म्यू। वर्क डन बाय द फोर्स ऑन बॉक्स एंड डिस्प्लेसिंग बाय इट बाय 2 मीटर। ये कहता है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है। लेट सपोज हमारे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स को हमने डिस्प्लेस करना है तो इसके ऊपर इसने फोर्स लगाया है एफ इसके ऊपर क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। अब हमें इस फोर्स की वैल्यू का पता नहीं है। अगर हमें इस फोर्स की वैल्यू का पता हो तो हम इस 2 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करके हम जो है ना मतलब वर्क डन बाय द फोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन हमें फोर्स का पता नहीं है। तो हमने सबसे पहले इस जो गिवन डेटा है इस डेटा से हमने फोर्स को निकालना होगा। तो हम फोर्स को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास इसने जो डेटा दिया है इस डेटा में इसने हमें फोर्स की वैल्यू का अंदाज़ा दिया है। हमें फोर्स की वैल्यू का अंदाज़ा उसने ऐसा दिया है, हमें बोला है कि हमारे पास पुल करती है बॉक्स के ऊपर तो इसके ऊपर फोर्स लगती है, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। अब जब एक बॉडी के ऊपर अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। अगर उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इसका मतलब है कि उस बॉडी के अंदर चेंज इन वेलोसिटी, इस बॉडी की वेलोसिटी के अंदर चेंज आती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि 20 किलोग्राम बॉक्स के ऊपर फोर्स एफ लगाया है और वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक इसने ये बोला है कि वी हमारे पास कांस्टेंट है। अगर हमारे पास वी कांस्टेंट इसका मतलब है कि डेल्टा वी हमारे पास 0 है। सो इसका मतलब है एक्सेलरेशन हमारे पास 0 है। फोर्स तो है लेकिन एक्सेलरेशन 0 है। तो इसका मतलब ये है अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स हमारे पास 0 है। नेट फोर्स 0 है। अब नेट फोर्स कैसे 0 है, मैंने तो इसके ऊपर एक सिंगल फोर्स लगाई है। तो देखिए इसने आपको ये भी बताया है कि एक रफ सरफेस के ऊपर, तो रफ सरफेस के ऊपर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन हमेशा के लिए मोशन को अपोज करता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन है। हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन है।
अब कांस्टेंट वेलोसिटी से ये तब जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से तब जाएगा और नेट फोर्स इसके अंदर तब ज़ीरो होगी कि हमारे पास मैं जो अप्लाइड कर रहा हूँ वो बराबर होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। अगर ये दो फोर्स बराबर है तो नेट फोर्स तब ज़ीरो आएगी, और जब नेट फोर्स ज़ीरो आएगी तो इसके अंदर एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो आएगा, तभी तो वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास अप्लाइड फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है, तो हमारे पास यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू एन। म्यू जो है ना ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर कि जो सरफेस है जिसके ऊपर बॉडी स्लाइड कर रही है उस सरफेस की नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, रफ सरफेस का म्यू हमेशा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो ये म्यू जो है ना ये बाकी किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, ये उस सरफेस की नेचर पर डिपेंड करता है। और एन हमारे पास नॉर्मल फोर्स है, तो हमारे पास एफ अप्लाइड इज इक्वल टू यहाँ से म्यू आएगा और नॉर्मल फोर्स में पता है एम जी के बराबर है, तो हमारे पास एफ अप्लाइड इज इक्वल टू म्यू 0.25 है मल्टीप्लाई बाय इस बॉडी का मास आपको गिवन है, मास हमारे पास 20 kg है और हमारे पास जी की वैल्यू 10 होती है। तो यहाँ से हमारे पास एफ अप्लाइड आएगा, इसको मैं 25 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 20 मल्टी और यहाँ पर 10, तो ये 0 इस 0 के साथ, ये 0 इस 0 के साथ, तो हमारे पास एफ अप्लाइड जो है वो हमारे पास आएगी 50 न्यूटन। 50 न्यूटन, इसका मतलब है कि मेरी जो अप्लाइड फोर्स है वो 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन है। तो अब अप्लाइड फोर्स का आपने वर्क निकालना है। अगर मैं वर्क अप्लाइड फोर्स का निकालूँ तो मैं यहाँ पर एफ अप्लाइड को मल्टीप्लाई करूँगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, तो हमारे पास डब्ल्यू अप्लाइड यानी वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू ये 50 है, और इसने जो है ना मतलब 2 मीटर जो है ना वो कवर करवाया है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 100 मीटर, सॉरी 100 जूल, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या है, जूल। अब जो हमारी जो फोर्स इसके ऊपर वर्क कर रही है वो कितनी है, वो 100 न्यूटन है। कितनी न्यूटन है, 100 न्यूटन है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऊपर कितना वर्क कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का अगर हम वर्क निकालते हैं क्वेश्चन के मुताबिक तो हमें सिर्फ वर्क बाय अप्लाइड निकाला, तो वो हमने निकाला 100 जूल है। लेकिन अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वर्क निकालेंगे, तो अगर हम वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे, तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर हम निकालेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 50 है, मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो हमारे पास यहाँ से भी कितना आएगा, 100 जूल आएगा। लेकिन ये जो वर्क है ये नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि ये मोशन को अपोज करेगा। हमेशा के लिए नेगेटिव वर्क काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करेगा, मोशन को अपोज करेगा। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा। अगर हमसे किसी ने पूछा कि नेटवर्क कितना होगा, नेटवर्क, तो नेटवर्क में अगर निकालूं तो नेटवर्क में कैसे निकालूंगा कि एफ अप्लाइड को मैं ऐड करूंगा, क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी सारे को ऐड करना है, तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आएगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमारे पास नेटवर्क इज इक्वल टू वर्क डन बाई एफ अप्लाइड कितना है, 100 जूल, प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना है, -100 जूल। हमारे पास यहाँ से आएगा 100 जूल माइनस 100 जूल, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 0 जूल। इसका मतलब ये है ना कि हमारे पास नेटवर्क 0 है, तो जब नेटवर्क 0 है तो वर्क किसके बराबर होती है, चेंज काइनेटिक एनर्जी की। अब नेटवर्क 0 है तो इसका अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इसका मतलब है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर है काइनेटिक एनर्जी फाइनल के, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी बताया गया है कि ये एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। इसका मतलब है इसकी काइनेटिक एनर्जी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, क्योंकि नेटवर्क 0 है। जब नेटवर्क 0 होता है तो उस केस में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 होती है, ना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है ना काइनेटिक एनर्जी हमारे पास डिक्रीज होती है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है कि हमने कहाँ तक लाना था, वो हमारे पास वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स निकालना था। उसके बाद मतलब वर्क डन फ्रिक्शन भी निकाला, और हमारे पास ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मतलब इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके नेटवर्क जो है ना वो क्या है, हमारे पास 0 है। हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि हम चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास इफ f इज इक्वल टू 3x + 5 एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम x2 to x4 देन वर्क डन बाय दिस फोर्सेस, तो ये फोर्स इसके बॉडी के ऊपर कितना वर्क करेगी, तो हमने ये वर्क जो है ना वो निकालना है। यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ी सी फोकस कर ले तो हमारे पास फोर्स की जो इक्वेशन है वो हमें दिया गया है fx + 3। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो फोर्स है ना ये पोजीशन डिपेंडेंट है। हमारे पास वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर्स में अगर देखा जाए तो हमारे पास दो चीज़ें हैं कि जिनसे हम वर्क निकाल सकते थे। एक हमारे पास ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, तो कांस्टेंट फोर्स के अंदर हमारे पास कोई मसला नहीं होता है, ठीक है ना। फोर्स कांस्टेंट है, जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होती है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, या हमने Fx या Fs का जो है ना वो एरिया निकालना है, वहाँ से हम लोग जो है ना वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स निकाल सकते थे। लेकिन हमारे पास
वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए हमने दो काम करना होता था। एक हमने ये करना होता है कि मतलब उसमें जो है ना मतलब हमने जो फोर्सेस होती है उसको हमने ब्रेक करना है, ठीक है ना। स्मॉल पीस डिस्प्लेसमेंट को हमने स्मॉल पीस में ब्रेक करना है, ऐसी ब्रेक करना है कि हर एक पीस में हमारे पास फोर्स कांस्टेंट रहे। या दूसरी हमने एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर हम एवरेज के मेथड से हम क्या करेंगे, इसको इस वर्क डन को निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो फोर्स है, फोर्स यहाँ पर हमारे पास फोर्स है वो हमारे पास एक्स डिपेंडेंट है, एक्स डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एफ, यहाँ पर एफ और एक्स का डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब है एक्स अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगी, एंड हमारे पास एक्स कम होगा तो हमारे पास फोर्स भी कम होगी, ठीक है। तो हमारे पास इस वजह से ये जो फोर्स है ये पोजीशन डिपेंडेंट है, पोजीशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। जिस तरह रिस्टोरिंग फोर्स थी वो भी पोजीशन डिपेंडेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी पोजीशन डिपेंडेंट है। आप पोजीशन चेंज करेंगे तो आपके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो चेंज होगी, ठीक है। आपके पास मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन की सरफेस पे होती है, ज़मीन की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। तो वहाँ पर भी हमारे पास ये वेरिएबल फोर्स है, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, तो ये भी पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमने हमारे पास एक्स जो है ना, एक्स 2 से ये बॉडी गई है एक्स की वैल्यू 4 तक। इसका मतलब है कि इसने बीच में से 3 भी क्रॉस किया होगा, तब हमारे पास ये उधर तक गई है। तो अगर हमारे पास x2 है तो फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, तो 3 × 2 + 5, तो हमारे पास आती है 11 न्यूटन, हमारे पास 11 न्यूटन आती है। अगर मेरे पास x की वैल्यू 3 हो तो फिर हमारे पास जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी आती है, तो हमारे पास 9 × 5, हमारे पास यहाँ से आता है 14 न्यूटन। अगर मेरे पास x की वैल्यू 4 हो तो फिर हमारे पास फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, 3 × 4 + 5 = 12 + 5 = 17 न्यूटन। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास देखें कि मैं यहाँ पर x ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पर फोर्स ड्रा कर रहा हूँ। तो मेरे पास x2 है, उसके बाद x3 है, उसके बाद x4 है। तो यहाँ पर मैंने कितने मीटर का स्पेस छोड़ा, 1 मीटर का। यहाँ पर कितने मीटर का, 1 मीटर का। अब इस 1 मीटर के अंदर हमारे पास 2 है, 2 के बाद 2.1 भी आता है, 2 के बाद 2.2 भी आता है, 2 के बाद 2.3 आता है, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.93। तो ये सारे स्टेप से गुजर के आना होता है। इसका मतलब है कि 2.1 से अगर मैं 2.2 पे जाऊँगा तो फोर्स की वैल्यू अलग होगी, फोर्स की वैल्यू अलग होगी। अब अगर 2 था तो इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 11 न्यूटन थी। अगर 3 है तो इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू कितनी है, 14 न्यूटन है। लेकिन यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ना, ये पे जो डिफरेंस है ना ये फोर्स का, वो डिफरेंस 1 मीटर के लिए है, लेकिन हर एक के लिए 2.1 था तो फोर्स अलग थी, 2.2 था तो फोर्स अलग थी। यहाँ पर हमारे पास फोर्स की वैल्यू हमारे पास है 17 न्यूटन। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, 1 मीटर, यहाँ पर भी 1 मीटर। तो अब इन फोर्स का हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालेंगे तो वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी इस 1 मीटर के लिए। तो इस फोर्स का एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, /2 करेंगे। इन दो फोर्स का भी एवरेज निकालेंगे तो 14 + 17 /2 करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 25 /2 आएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 31 /2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 12.5 होगा, ये हमारे पास आएगा 15.5। तो इसका मतलब है कि ये फोर्स इस 1 मीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये फोर्स इस 1 मीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, क्योंकि ये एवरेज फोर्स है। तो हमने एवरेज निकाला। अब हमारे पास 1 मीटर के लिए फोर्स कितनी है, ये है, यहाँ पर ये। तो यहाँ पर मैं वर्क 1 निकालूंगा तो हमारे पास 12.5 × 1 आएगा। यहाँ पर मैं वर्क 2 निकालूंगा तो 15.5 × 1 आएगा। तो हमारे पास वर्क 1 आ जाएगा 15.5 जूल, और वर्क 2 हमारे पास आएगा 15.5 जूल, वर्क 1 हमारे पास आएगा 12.5 जूल। तो अगर मैं टोटल वर्क निकालना चाहता हूँ तो मैं निकालूंगा वर्क 1 + W2। तो मैं टोटल वर्क निकालूंगा तो हमारे पास आएगा 12.5 जूल, प्लस आ जाएगा 15.5 जूल। तो हमारे पास इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये आ जाएगी 28 जूल। 28 जूल हमारे पास जो है ना वर्क डन होता है, ठीक है। तो इसको इस मेथड से हमने वर्क को हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एवरेज मेथड को यूज़ करते हुए हम ऐसी MCQ को जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ऑन फ्रीली फॉलिंग बॉडी इफ ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड 3rd सेकंड विल बी, ठीक है ना। 3rd सेकंड के अंदर वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के ऊपर कितना वर्क करती है, वो वर्क हमने क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क देखते हैं
तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क हमारे पास आएगा एफ एस, हमारे पास आएगा एफ एस कॉस थीटा के बराबर आता है। तो हमारे पास देखिए बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है और फोर्स भी नीचे लग रही है, तो एंगल कितना है 0 डिग्री है। तो हमारे पास एफ एस आएगा और हमारे पास कॉस 0 डिग्री आएगा। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एफ एस, क्योंकि कॉस 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से वर्क जो है वो हमारे पास एफ एस के बराबर आएगा। अब कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हमारे पास एस आ जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी के बराबर है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब हमारे पास इस बॉडी का मास भी गिवन है, जी का भी पता है, लेकिन हमें इसका पता नहीं है, ठीक है। अब हमने कौन सी सेकंड के अंदर वर्क डन निकालना है, 30 सेकंड के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस मालूम करना है इन 30 सेकंड। 30 सेकंड के अंदर हमने क्या निकालना है, इसको निकालना है। 30 सेकंड के अंदर हमने किसको निकालना है, इसको निकालना है। तो अब देखिए हमारे पास, अगर हमारे पास सेकंड हो, हमारे पास फर्स्ट सेकंड हो, हमारे पास थर्ड सेकंड हो, फोर्थ सेकंड हो, 7th सेकंड हो, 6th सेकंड हो, जो भी हो, तो उसके लिए अगर हमने मालूम करना है डिस्प्लेसमेंट वगैरह, तो हमारे पास फार्मूला हमारे पास है g/2 × 2n-1, ठीक है। हमारे पास n रिप्रेजेंट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड, मतलब मीन फर्स्ट सेकंड है, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ से 10/2 आएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, n की वैल्यू हमारे पास 3 या -1 अपनी जगह पे आएगा। तो s = यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 6 -1 आएगा, तो s = यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से भी 5 आएगा, तो 5 बजे कितना होगा 25 मीटर। इसका मतलब ये है कि वो 30 सेकंड में ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी से 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करवाएगी। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी से 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करवाएगी, तो आपके पास वर्क बराबर है एफ एस के, हमारे पास फोर्स एम जी के बराबर है, और हमारे पास मास बॉडी का कितना है, मास बॉडी का 2 किलोग्राम है, मल्टीप्लाई बाई g10 है, मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है, 25 कवर कर रहा है। तो ये 25 दूनी क्या आएगा 50 आएगा, 50 मल्टीप्लाई बाई 10, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 500 जूल। इसका मतलब है कि 30 सेकंड में ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी के ऊपर जो वर्क करती है वो हमारे पास जो है ना, मतलब वो हमारे पास 500 जूल है। तो ये हमारा आंसर का रिक्वायर्ड डेटा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लूँ इस चीज़ को, तो अगर हमें पता है, देखिए कि हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर जो अगर हम देख लें तो हमारे पास अच्छा देखिए हमारे पास जो वर्क है ना वो हमारे पास एफ एस के बराबर है। तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और हमारे पास जो रेशियो डिस्प्लेसमेंट का होगा वही रेशियो जो वर्क का भी होगा। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का रेशियो फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड, ठीक है। तो वो 8 नंबर के साथ है, 1:3:5:7। मतलब अगर एक बॉडी फर्स्ट सेकंड में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो सेकंड सेकंड में वो कितने करेगी 3 मीटर, इस सेकंड में कितने कर 5 मीटर, इस सेकंड में कितने करोगे 7 मीटर। ये हमारे पास रेशियो है। तो जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो वर्क का होगा। तो वर्क इन फर्स्ट सेकंड, वर्क इन सेकंड सेकंड, वर्क इन थर्ड सेकंड एंड वर्क इन फोर्थ सेकंड। तो ये भी हमारे पास 1:3:5:7 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, हमारे इस सीरीज़ का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि पैराट्रूपर गेन टर्मिनल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक पैराट्रूपर ने टर्मिनल स्पीड गेन किया है 10 मीटर पर सेकंड का, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि टर्मिनल स्पीड इसने गेन किया है। तो टर्मिनल स्पीड, पहली बात ये है कि हमारे पास ये जो टर्मिनल स्पीड होता है या टर्मिनल जो वेलोसिटी होती है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी के अंदर चेंज क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो होता है। अब इसने अगर टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड की है 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब ये कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये कि इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी तो इसकी कांस्टेंट है, लेकिन पैराट्रूपर ऊपर से नीचे तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को तो कांस्टेंट है, क्योंकि इसका स्पीड कांस्टेंट है। दैट्स इज कॉल्ड टर्मिनल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अब ये ऊपर से नीचे आ रही है तो इसकी हाइट में चेंज आ रही है, ठीक है। लेट्स सपोज इधर इसने 10 मीटर पर सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी गेन की है, तो ये जब यहाँ तक आता है,
यहाँ तक ये आता है तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर अगर x जॉल है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी x जॉल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी लाजमी बात है हाई होगी और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो लो होगी। अब यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती थी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती थी। लेकिन अब पोटेंशियल एनर्जी में तो चेंज आ रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये कि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारे पास क्या होती है, लास्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लास्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। क्योंकि ये बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो ये एयर के पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है, एयर के पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा तो अपनी थोड़ी सी एनर्जी उधर देगा। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, क्योंकि इस टर्मिनल स्पीड गेन के इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रही है। लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रही है वो एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। अब ये टर्म कांस्टेंट है लेकिन ये कम हो रही है, तो इसका मतलब ये है ना कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब इसकी मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज हो रही है मतलब ये कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी नॉट कांस्टेंट, इसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, इसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन इसकी जो टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो टोटल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी है प्लस हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी आपके पास कांस्टेंट है पैराट्रूपर के केस में, लेकिन हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन है ए पैराट्रूपर गेन टर्मिनल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, देन विच वन इज करेक्ट। तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, बोथ ए एंड बी, और हमारे पास नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारे पास है टोटल एनर्जी कांस्टेंट, मैकेनिकल एनर्जी इसकी कांस्टेंट नहीं हो सकती है। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी से मेरे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब इसकी मैकेनिकल एनर्जी कम हो रही है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नॉट डिपेंड ऑन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे पहले देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है। हमें पता है कि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, यानी पर यूनिट मास में जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो अगर देखा जाए तो हमारे पास पर यूनिट मास है, मतलब यूनिट मास में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो अगर एक बॉडी है उसका मास ज़्यादा है, एक बॉडी है उसका मास कम है, लेकिन इन दोनों बॉडीज़ के पर यूनिट मास में तो एनर्जी सेम स्टोर होती है। तो इसका मतलब है कि दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम है। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ना वो मास ऑफ अ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर मैं इसको ड्राइव करूँ तो यहाँ से देखिए पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होती है, नीचे भी m है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ से आ जाएगा gh, ठीक है, gh आएगा। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन में भी हमारे पास मास खत्म हो रहा है, इसका मतलब है कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मास पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल देके समझाऊँ, लेट सपोज मेरे पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी का मास हमारे पास है 100 kg, एक हमारे पास दूसरी बॉडीज़ है, इस बॉडी का मास हमारे पास है 200 kg। इसका मतलब है कि इस बॉडी का मास इस बॉडी के मास से क्या है, ज़्यादा है, तो हमारे पास ये बॉडी ये रही, ठीक है, इसका मास ज़्यादा है, ठीक है। अब इस बॉडी को मैं ऊपर लेके हाइट पे जाता हूँ, इस बॉडी को भी मैं लेके हाइट पे जाता हूँ, दोनों बॉडी को मैं हाइट पे लेके जाता हूँ और उनसे मैं वो हाइट कवर करवाता हूँ मैं लेट सपोज 10 मीटर, इससे मैं हाइट कवर करवाता हूँ लेट सपोज 10 मीटर। अब इस बॉडी में यहाँ तक मैंने इसको पहुँचाया, सेम हाइट तक मैंने इनको लेके आया हूँ। अब यहाँ पर इस बॉडी के अंदर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी देखूँ तो वो mgh के बराबर है। तो मास इस बॉडी का कितना है, 100 था, मल्टीप्लाई बाई 10 आएगा। तो यहाँ से इस बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास इतनी जूल आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को मैं देखूँ तो ये mgh हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास मास बॉडी का कितना है, बॉडी का मास 200 है, मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी
इतनी जूल। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी जूल हो गई, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी जूल हो गई। दोनों के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट स्टोर है, दोनों के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट स्टोर है, लेकिन हमने इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, हमने निकालना है जीपी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी पर मास। तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितनी स्टोर हुई है, इतनी स्टोर हुई है। इसका मास कितना है, इसका मास 100 kg है। इसका मतलब है कि इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो 100 जूल पर kg। इसका मतलब इस बॉडी की हर एक मास में 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। हर यूनिट मास में यानी 1 किलोग्राम मास में 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। अब यहाँ पर अगर मैं जीपी निकालना चाहूँ तो जीपी निकालूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है, इतनी स्टोर हुई है। मास इसका कितना है, मास इसका 200 है, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल होंगे और ये 2 एकम 2 और 100 दूनी क्या आ जाएगा, 200 आएगा। तो यहाँ से भी 100 जूल पर kg आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारे पास 100 जूल पर kg है और यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 100 जूल पर kg। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिर्फ डिपेंड करता है लोकेशन पे, सिर्फ डिपेंड करता है सेपरेशन पे, सिर्फ डिपेंड करता है हाइट पे और हमारे पास वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बॉडी के मास के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है, ये सिर्फ के सिर्फ डिपेंड करती है इन चीज़ों पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मास ऑफ अ बॉडी। मास ऑफ अ प्लेनेट पे डिपेंड करती है, सेपरेशन पे डिपेंड करती है और हमारे पास इन दोनों पे डिपेंड करती है, लेकिन मास ऑफ अ बॉडी पे हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिपेंड नहीं करती है।